नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का हेडलाइंस के साथ। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान का रुख हुआ नरम, कहा बातचीत के जरिए सुलझाएं कश्मीर मसला जिससे हो दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर। पाक डे के मौके पर आसिया अंद्रावी ने फहराया पाकिस्तानी झंडा, कहा जो मुसलमान है वो है पाकिस्तानी, साथ ही जम्मू कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। पाकिस्तान डे के मौके पर हुर्रियत लीडरान पहुंचे दिल्ली, पाकिस्तान हाई कमीशन मना रहा है पाक डे, मीरवाइज और गिलानी रहेंगे नदारत। कुपवाड़ा एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों के पास से भारी तादाद में बरामद हुआ हथियारों का जखीरा, मारे गए मिलिटेंट में से थे पाकिस्तानी। 48 घंटे चला था यह ऑपरेशन। और उरी में स्कूली बच्चे की टीचर ने की बेरहमी से पिटाई, बच्चे की आंख हुई जख्मी, इंतजामिया ने लिया टीचर पर एक्शन। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में आज पाकिस्तान डे मना रहा है, लेकिन इस बार इस प्रोग्राम में हुर्रियत लीडरान मीरवाइज उमर फारूक और सईद अली शाह गिलानी दोनों ही हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वहीं दोनों ने प्रोग्राम में अपने नुमाइंदे भेजने का फैसला किया है। हुर्रियत लीडरान की जानिब से पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हिलाल अहमद वार और मुसद्दिक आदिल प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। मीरवाइज उमर फारूक के नुमाइंदे बनकर आए हिलाल वार से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो खुद को अमन का सफीर मानते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन, हर मुल्क के डिप्लोमेटिक प्रोग्राम में न्योता मिलने पर शरीक होंगे। वहीं मुस्लिम खवातीन मरकज की जानिब से यास्मीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और सैयद अली शाह गिलानी की सेहत ठीक न होने की वजह से वो अपनी जगह हुर्रियत तर्जुमान गुलजार अहमद और मोहम्मद अशरफ सहराई को प्रोग्राम में उनकी जगह आ सकते हैं। तो पाकिस्तान डे के मौके पर दिल्ली में खासतौर से पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो प्रोग्राम होता है वहां पर आज हुर्रियत लीडरान मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी दोनों ही हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दोनों नदारद हैं, दोनों ने प्रोग्राम में अपने नुमाइंदे भेजे हैं और हुर्रियत लीडरान की जानिब से पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हिलाल अहमद वार और मुसद्दिक आदिल प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। मीरवाइज उमर फारूक के नुमाइंदे बनकर आए हिलाल वार से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो अमन को अपने आप को सफीर मानते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन, हर मुल्क के डिप्लोमेटिक प्रोग्राम में न्योता मिलने पर वो शामिल होंगे। वहीं मुस्लिम खवातीन मरकज की जानिब से यास्मीन भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं और सैयद अली शाह गिलानी की सेहत ठीक न होने की वजह से उन्होंने अपनी जगह हुर्रियत तर्जुमान गुलजार अहमद और मोहम्मद अशरफ सहराई को प्रोग्राम में भेजने का फैसला किया है। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से ये प्रोग्राम हर साल मुनक्किद किया जाता है और पाकिस्तान डे जब पाकिस्तान का आईन नाफिज हुआ था इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो ख़ास तौर से रिवायत रही है, अगर हम देखें पिछले सालों की अगर हम बात करें तो हुर्रियत लीडरान उसमें शामिल होते हैं, लेकिन इस बार सीनियर हुर्रियत लीडरान गायब हैं और उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजने का फैसला किया है। नई दिल्ली में पाकिस्तान डे के मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी मसले हैं उन्हें बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, जिससे कि दोनों ममालिक में अमन लाया जा सकता है। साथ ही सुहेल महमूद ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान समेत तमाम जनूबी एशिया ममालिक से अच्छे पड़ोसी ताल्लुकात चाहता है। मीडिया से मुखातिब होते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि डिप्लोमेसी की जगह हमें रखनी चाहिए और मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि दोनों तरफ से ताल्लुकात बेहतर हों और पाकिस्तान अमन अमान और सलामती की पॉलिसी पर अमल करता रहेगा। हिंदुस्तान समेत तमाम जनूबी एशिया ममालिक से अमन अमान का मुतालबा करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसावात और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने यह भी कहा कि हम हमेशा मुज़ाकरात कार के जरिए तमाम
तनाज़ात के हल का मुतालबा करते हैं और हम यकीन रखते हैं कि कश्मीर समेत तमाम मसाइल अगर वो मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाएं तो ये जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का एक नया दौर शुरू करेगा। गौरतलब है कि काफी दिनों बाद पाकिस्तान हाई कमिश्नर सुहेल महमूद हिंदुस्तान लौटे हैं। Pakistan continues to follow the policy of peaceful neighborhood, and in that context, of course, Pakistan has sought peaceful and good neighborly relations with all countries in South Asia, including India. We have sought these relations on the basis of equality and mutual respect. We have always sought solution of all outstanding disputes through dialogue, and we believe that all outstanding issues, including Kashmir, if they are resolved through dialogue, it will usher in an era of peace, stability and prosperity in South Asia. So we hope that there would be space for diplomacy and there would be efforts to begin dialogue which helps the two countries resolve their differences and move towards a better relationship. तो पाकिस्तान डे के मौके पर खास तौर से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान और पूरे जनूबी एशिया के साथ पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है और कश्मीर इशू जैसे जो मसले हैं उनको भी बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहता है। आपको बता दें, पाकिस्तान का आईन इस दिन नाफिज हुआ था 23 मार्च को और इसको खासतौर से पाकिस्तान डे के तौर पर मनाया जाता है। दिल्ली में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक खास प्रोग्राम, एक खास शाम का एहतमाम किया जाता है और इसमें तमाम लोगों को मदऊ किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है और इस मौके पर इस हवाले से बयान भी आया है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों, ये ख्वाहिश रखता है पाकिस्तान। तो कश्मीर में हुर्रियत लीडरान का पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो किसी से छिपी हुई नहीं। एक बार फिर पाक डे के मौके पर हुर्रियत लीडर आसिया अंद्राबी ने अपनी जुबान से मुल्क के खिलाफ जहर उगला। देखिए रिपोर्ट। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। ये मुल्क मुखालिफ आवाज हुर्रियत लीडर और दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी की जुबान से निकली है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ रही आसिया अंद्राबी पाकिस्तान से खुली मोहब्बत का इजहार कर रही है और पाकिस्तान परस्ती का सबूत दे रही है। और हर मुसलमान जो भी फकीर का है वो पाकिस्तानी है। इस्लाम के बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, कुरान की दावत पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। यह है इनका हाल ही में आया मुतनाज़ा वीडियो। इस वीडियो में आसिया अंद्राबी और उसकी हिमायत में बुर्का पहने खवातीन शामिल हैं। हिंदुस्तान में पाकिस्तान डे मना रही हैं। एक हाथ में पाकिस्तानी झंडा और जुबान में हिंदुस्तान के लिए नफरत और दिल में पाकिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत बरसा रही है आसिया अंद्राबी। आसिया अंद्राबी ने कहा कि कश्मीर के मुसलमान या तो पाकिस्तानी हैं और अगर नहीं है तो वो काफिर हैं। इतना ही नहीं, उसने हिंदुस्तान की नेशनलिटी और नेशनलिज्म को पैरों तले रौंदने की बात कह दी। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तान कलमा तय्यबा की बुनियाद पे हमें मिला है। पाकिस्तान हमें ईमान की बुनियाद पर मिला है, इस्लाम की बुनियाद पर मिला है और ये पाकिस्तान हमारे लिए मदीना सानी की हैसियत रखता है। हम तमाम नेशनलिटीज को, तमाम उस नेशनलिज्म को पांव तले रौंद देते हैं। ऐसा पहली दफा नहीं है जब आसिया अंद्राबी की जुबान से पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और मुल्क के लिए गद्दारी बाहर आई है। आसिया अंद्राबी मुल्क मुखालिफ बयानबाजी और लोगों को भड़काने के लिए
एहतजाज के सबब 8 महीनों बाद दिसंबर में जेल से जमानत पर रिहा हुई है। उसके साथ उसकी साथी सोफी फहमीदा को भी रिहाई मिली थी। उन्हें दिसंबर में ही कोर्ट के बाहर से अरेस्ट किया गया था। जेल से इनका ताल्लुक 2010 से शुरू हुआ था और हाल ही में अप्रैल 2017 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट को तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के हुक्म पर उन्हें सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। वादी में हुर्रियत लीडरान की पाकिस्तान से मोहब्बत किसी से छिपी हुई नहीं है और इस बार भी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। आज हम 23 मार्च इस दिन को यौम तजदीद अहद के तौर पे मनाते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। हम दो ही कौमों को जानते हैं, एक है मुसलमान, एक है काफिर। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का मस्कन, मुसलमान का मुल्क, मुसलमान का वतन है पाकिस्तान और पाकिस्तान की बुनियाद है इस्लाम। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मुश्तरका आईन नाफिज हुआ था, जिस वजह से इस दिन को पाकिस्तान डे के तौर पर मनाया जाता है और हुर्रियत लीडरान भी इस दिन को मनाते हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी एक रैली में आसिया से फोन पर बात होने को कबूल चुका है, लेकिन जिन मुसलमानों को आसिया अंद्राबी पाकिस्तानी होने की बात करती है, उसका जवाब अल्लामा इकबाल ने वक्त से कबल ही दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो बीजेपी के रियासती सदर सत्य शर्मा ने आसिया अंद्राबी के पाकिस्तान डे मनाने की सख्त मजम्मत की। सत्य शर्मा ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग खाते हिंदुस्तान का है और गीत पाकिस्तान के गाते हैं। ऐसा है कि जो भी अलगाववादी नेता इस विषय को लेकर और खासतौर पर हिंदुस्तान में रहकर, जम्मू कश्मीर में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर और जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, ऐसे समय में उनके ऊपर डेफिनेटली एक्शन होगा। और ख़ासतौर पर इन दिनों में और 23 मार्च उसके पहले के और उसके बाद के दिन को हम सब शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उनकी शहादत के रूप में जानते हैं। ऐसे समय में मेरा मानना है कि जब ज़रूरत है नौजवान पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने की, ऐसे समय में अलगाववादियों द्वारा जो सोच है वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की बुखलाहट है उनके एजेंट्स के माध्यम से जो उभर कर सामने आ रही है। और मेरा मानना है आसिया अंद्राबी जो है पहले से अपने इसी तरह के कामों के लिए जानी जाती रही हैं। कश्मीर में खासकर महिलाओं को भड़काने में, युवाओं को भड़काने में एक अहम रोल अदा किया है। क्या हुकूमत से चाहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो? बिल्कुल, जिस तरीके से NIA द्वारा रेड्स और उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से जिस तरीके का एक इस प्रदेश में वातावरण बना है, ऐसे लोगों को भी जो है वो जल्द देख लिया जाएगा। और मेरा मानना है ये लोग भी जल्द से जल्द कानून के दायरे में आएंगे और देश का कानून सबके लिए बराबर होता है। और ख़ासतौर पर उन लोगों के विरुद्ध, ख़ासतौर पर जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के विरुद्ध बोलते हैं और पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, ऐसे लोगों को मेरा मानना है कि शायद और जल्द इस विषय में सरकार को भी सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को भी, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, कि जल्द से जल्द उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए पाकिस्तान में जो वहां के गुण गाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सियासी खेमों में इसको लेकर के क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं। एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है हर किसी को। तो बाकी यहाँ तक उसके वो तो अभी सरकार ने उसको जेल में रखा था काफ़ी टाइम के लिए, हाल ही में छोड़ा है। लिहाजा इन चीज़ों को इग्नोर किया जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आज की बात नहीं है, पहले से पाकिस्तानी परचम को चला रहे, उसको फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं ऑन द डे ऑफ 23 मार्च। नहीं, वो उनका दुख्तरान मिल्लत जो है उनका हमेशा से प्रो पाकिस्तान स्टांस रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई नई बात है पाकिस्तानी झंडे यहाँ लहराना। उनको दैट इज़ अ प्रो पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन और वो हमेशा से ये करते आए हैं। और हमारे साथ इस वक्त PDP के लीडर मुंतजिर मोइनुद्दीन साहब जुड़ गए हैं, इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मुंतजिर मोइनुद्दीन साहब, जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। आसिया अंद्राबी जैसे लोग पाकिस्तान डे मना रहे हैं कश्मीर की सरजमीन पर, जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर। ये इससे पहले अगर होता तो समझ में आता था, बीजेपी PDP की हुकूमत में अगर ये हो रहा है तो इसको कैसे देखा जाए?
देखिए, मैं आपके माध्यम से ये चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी झंडा लहराना रियासत के किसी भी हिस्से में कोई नई बात नहीं है जी। इसीलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से कहती आ रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीर के नुमाइंदों को मिल बैठ कर मसले कश्मीर पर बात करके एक हतमी फैसला लेना चाहिए, ताकि जब जब ये छोटे जहां जहां और जिन जिन मौकों पर ये छोटे मोटे वाक़ात होते हैं जिनसे कई लोगों को दिल आज़ारी होती है और कोई लोग खुश हो जाते हैं, ये सभी चीज़ें दूर हो जाएंगी। ये नई बात नहीं है। खासकर अगर हम 1953 को यानी 1953 को, 1965 को, 1971 को पीछे छोड़कर 1989 पर आए तो 1990 से 1990 से लेकर आज तक हर दिन उस मौके पे जब यौम पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की आज़ादी का दिन हो, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो इस वक्त हालात हैं हमारी कश्मीर के, हमारी रियासत के, हमारे मुल्क के, उसमें आज की डेट पर एक बहुत अच्छी खुशाइंदा बात हो गई है कि बॉर्डरों पे तनाव होने के बावजूद, आपस में कुछ चपकलिशियां पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान शुरू होने के बावजूद, आज यौम पाकिस्तान के मौके पर दिल्ली सरकार के यानी हिंदुस्तानी सरकार के कुछ अहम ओहदेदार मंत्री यौम पाकिस्तान की फंक्शन में पाकिस्तानी हाई कमीशन जाकर शिरकत कर रहे हैं। ठीक है, एक खुशाइंदा बात। ठीक है, वो तो रिवायत है, वो रिवायत है, वो हमारे यहाँ के प्रोग्राम्स में आते हैं, हम उनके यहाँ के प्रोग्राम्स में जाते हैं, वो रिवायत है। मेरा सवाल ये था, आप कह रहे हैं बहुत नई बात नहीं है पाकिस्तान की झंडे लहराना। एक हुकूमत आपने तैयार की है, बनाई है, बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया है जो अपने आप को बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी बताती है। ऐसे में आप दोनों का इत्तेहाद भी क्या इन चीजों को नहीं रोक पा रहा है? इस तरह से खुलेआम जो है कहा जा रहा है, इसलिए सुन लीजिए, कहा जा रहा है कि जो मुसलमान कश्मीर के हैं वो पाकिस्तानी है वरना काफिर है। इतनी बड़ी बात वहां से बोली जा रही है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हर कोई शख्स हमारे मुल्क का ये समझ लेना चाहिए कि अगर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और जो भी कोई छोटी मोटी इलाकाई पार्टियां हैं इकट्ठे मिलकर होके भी हुकूमत चलाएंगी तो उससे भी मसला कश्मीर हल होने तक कोई फर्क नहीं होगा इन चीजों पे। असल मसला जो है वो मसला कश्मीर पे बात करना हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी लोगों को, ताकि वो हल हो जाए और ये चीजें सारी बैठ जाएंगी। रहा सवाल किसी का कहना है कि जो पाकिस्तानी नहीं है वो मुसलमान नहीं है, वो उसका अपनी जाती राय है, क्योंकि मुसलमान होने के लिए ना अरबी होना जरूरी है, ना पाकिस्तानी होना जरूरी है, ना ईरानी होना जरूरी है, ना किसी मुसलमान मुल्क का होना जरूरी है। मुसलमान होने के लिए खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, अल्लाह को लाशरीक मानने वाला, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मान मानने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए, सच बोलने वाला, इंसाफ करने वाला, अमानतदार होना चाहिए और इंसानियत की खिदमत करना चाहिए। क्योंकि जब महशर में उससे पूछा जाएगा, आखिरत में उससे पूछा जाएगा, वहां ये नहीं पूछा जाएगा आप पाकिस्तानी थे, आप हिंदुस्तानी थे, आप बांग्लादेशी थे, सऊदी अरबी थे। आप ठीक है, आप मेरे सवालों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं मुंतज़िर मोइनुद्दीन साहब, लेकिन मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, इस वक्त मरकज में भी वो सरकार है जो आपके साथ इत्तेहाद कर चुकी है जम्मू कश्मीर में, जाना चाहेंगे आपसे कम से कम दोनों के बीच में इतना कोलैबोरेशन तो होना चाहिए, या इस तरह से तो मजबूती होनी चाहिए कि यहां पर इस तरह की चीजें न दिखें। मैं उस पार्टी के लिए भी कहूंगा जो कि बड़े दावे करती है और इस तरह की बातों को लेकर के बड़ा हो हंगामा मचाए रखती है, वो आपके साथ हुकूमत में उसके बाद भी चीजों को नहीं रोक पा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो रियासत के हालात हैं उनको कानून के तहत लाने और कानूनी मिशनरी की बालादस्ती के लिए हुकूमत काम कर रही है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है जी। लेकिन साथ ही मैं ये भी बता दूं, जैसा आपने अभी फरमाया कि बीजेपी और हम, उनके आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी ये डिफरेंट है। हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में सबसे पहले इस नुक्ते को रखा है एक नंबर लाइन पे, एक सत्र के पहली सत्र के तौर पर,
कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी नुमाइंदों के दरमियान एक मेज पे बातचीत करने के लिए हमारे मुल्क के नेताओं को, हमारे मुल्क की सरकार को कोशिश करनी चाहिए, जिसकी जिक्र बार बार हमारी वजीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी करते आई हैं। और 4 दिन पहले भी जब पुनः हमारे यहाँ पुनः सेक्टर में वाक़या हुआ, एक ही खानदान के 5 लोग मारे गए उस पार की गोलाबारी से, उस वक्त भी हमारी कायद और रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार, खुसूसी तौर नरेंद्र मोदी जी मसले कश्मीर को एक मेज पे लाने के लिए मुनासिब शख्स हैं, क्योंकि उनको हिंदुस्तान के मेजॉरिटी का मैंडेट है। और जब तक हमारी कोशिश है, हमारी एजेंडा ऑफ अलायंस है, हमने कोई छुपा के बात नहीं रखी है, क्योंकि तब तक ये वाक़ात होते रहेंगे। चाहे आप किसी पहाड़ी के कोने में जाएंगे, किसी छुपी जगह में जाएंगे, मोबाइल से शूटिंग करके ये तो वायरल हो जाएगा, पूरी दुनिया के सामने आएगा। इस हकीकत को ना बीजेपी, मतलब आप ये साफ कर रहे हैं कि आप ऐसी चीजों को नहीं रोक सकते। पाकिस्तानी परचम लहराए जाते रहेंगे जम्मू कश्मीर की सरजमी पर, हिंदुस्तान की सरजमी से हिंदुस्तान को गालियां दी जाती रहेंगी, हिंदुस्तान के खिलाफ बोला जाता रहेगा। नहीं, जब तक मसले कश्मीर पे बातचीत नहीं होगी, तब तक जो लोग न वोटिंग में हिस्सा लेते हैं और न मेन स्ट्रीम पार्टियों को मानते हैं, न हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के इलाक को हत भी मानते हैं, वो लोग तो ऐसा करते रहेंगे। उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयां होती रही हैं, होती आई हैं, वो तो जारी हैं। लेकिन इसके बावजूद एक ही हाल हर मुल्क को नजर आया। आप यूएनओ को देख लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा को देख लीजिए, जो फॉरेन लेकिन जब आप पत्थरबाजों को माफ करने की बात कहते हैं, जब आप लौटने वाले मिलिटेंट्स को 6 लाख रुपए देने की बात करते हैं, तभी तो इस तरह के लोगों का फिर हौसला बढ़ता है। नहीं, हौसला नहीं बढ़ता है। पत्थरबाज नौजवान जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर कोई लड़का हमारा उस चीज का पहली बार नादानिस्ता तौर शिकार हुआ है, तो बाज़ाबादी करने का उसे मौका देना चाहिए। उसको अपने जो रोजमर्रा के काम है, जो अमन का रास्ता है, उसमें शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। हमारे पहले वजीर आजम जो बीजेपी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये उनका पैगाम है, उनका मानना है, और हम उसी पे चल रहे हैं। हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का विजन है, जहां का हमारे कश्मीरी मिलिटेंट्स का ताल्लुक है। अगर कोई बंदूक का रास्ता छोड़कर वापस आता है कि यह मसला गोली से नहीं हल होगा, बोली से होगा, तो हम उसका वेलकम करते हैं। हम वही कहते हैं कि आ जाओ, बातचीत से हम इस मसले को निपटाने की कोशिश करेंगे। और उन कोशिशों के बगैर मैं वसूख से कहूं, एक कश्मीरी की हैसियत से, रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने की हैसियत से, चाहे मैं किसी भी पार्टी से हूं, पीडीपी की पार्टी का वर्कर होने की हैसियत से, कि मसले कश्मीर को जब तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी नुमाइंदों के जरिए एक टेबल पे लाके, एक मेज पे लाके हल न किया जाए, इस पे बातचीत न की जाए। चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा मुंतजिर मोहिउद्दीन साहब, मुजफ्फराबाद को, मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए भी आप लोग इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे? जब मैं बात करता हूं मसले कश्मीर की, तो मैं आर पार कश्मीर के मसले की बात करता हूं। पीडीपी आर पार कश्मीर के मसले की बात करती है। एलओसी से उस पार जो कश्मीर है, एलओसी के इस पार जो कश्मीर है, गिलगित बुल्तिस्तान का जो कश्मीर है, जो रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से यहां और वहां मुख्तलिफ रियासतों में मिला दिए गए हैं, हम उस कश्मीर की बात करते हैं, उस पूरे पे फैसले की बात करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टुकड़े की बात नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया मुंतजिर मोहिउद्दीन साहब, सीनियर पीडीपी लीडर, आपने वक्त दिया अजीज सलाम को और अपनी बात रखी। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। 24 घंटे से ज्यादा चले कुपवाड़ा एनकाउंटर के दौरान मारे गए 5 लश्कर के मिलिटेंट पाकिस्तानी थे। उनके पास से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान 5 जवान भी शहीद हो गए थे। इनमें से 2 जम्मू कश्मीर पुलिस और 3 आर्मी के जवान थे। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए एसएसपी कुपवाड़ा ने बताया कि 48 घंटे तक चला यह ऑपरेशन काफी मुश्किल भरा था। यह ऑपरेशन घना जंगल और खुला इलाका होने के सबब इसमें परेशानी आ रही थी। उन्होंने बताया कि मारे गए 5 मिलिटेंट लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। उनके पास से 5 AK-47 राइफल, 25 AK मैगजीन, 800 AK
AK-47 की अगर हम बात करते हैं तो उनके राउंड, 2 पिस्तौल, 3 वायरलेस सेट, 2 YSM रिसीवर, पाउच, हैंड ग्रेनेड्स, पाकिस्तान मेड दवाइयां, ड्राई फ्रूट बरामद हुए हैं। साथ ही जिहादी दस्तावेज भी मिले हैं। रिकवरी काफी लंबी डिटेल है रिकवरी की। उसमें 5 जो है AK-47 राइफल्स हैं, उसके अलावा 2 पिस्टल हैं और काफ़ी मकदार में ग्रेनेड हैं, UBGL हैं और मैप्स हैं, काफ़ी मैट्रिक्स शीट हैं। उसके अलावा वायरलेस सेट भी मिले हैं, YSMS के जो सेट होते हैं वो मिले हैं और काफ़ी मकदार में और भी रिकवरी है हमेशा। तो बड़ी कामयाबी कुपवाड़ा में और 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। ये 5 लश्कर के थे और पाकिस्तानी थे। इनके पास से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा चला कुपवाड़ा एनकाउंटर। इसमें मारे गए 5 दहशतगर्द, इनमें 2 जम्मू कश्मीर पुलिस और 3 आर्मी के जवान भी शहीद हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं मुठभेड़ की तो SSP कुपवाड़ा ने बताया कि 48 घंटे तक चला यह ऑपरेशन काफी मुश्किलों भरा था। यह ऑपरेशन घना जंगल और खुला इलाका होने की वजह से काफी मुश्किल रहा। उन्होंने बताया कि मारे गए 5 मिलिटेंट लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे और उनके पास से 5 AK-47 राइफल और 25 AK मैगजीन, 800 AK राउंड और 2 पिस्टल, साथ ही 3 वायरलेस सेट, 2 YSM रिसीवर, पाउच, हैंड ग्रेनेड्स, पाकिस्तान मेड दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बरामद हुए हैं और काफी मात्रा में, काफी तादाद में, जिसको हम कह सकते हैं जिहादी दस्तावेज भी इनके पास से मिले हैं। तो एक बड़ी कामयाबी कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को, 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया और 5 के 5 पाकिस्तानी थे। पड़ोसी मुल्क ट्रेनिंग दे रहा है, वहां से दरअंदाजी कराता है और इतना सामान लेकर ये लोग आते हैं ताकि बड़ा नुकसान कर सकें, लंबी वक्त तक के लड़ सके। लेकिन हमारी बहादुर अफवाज इनका काम तमाम कर रही हैं और इन्हें जहन्नुम की तरफ रवाना कर रही हैं। तो कुपवाड़ा में मारे गए 5 मिलिटेंट पाकिस्तानी थे और उनके पास से इतने बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं सामान मिला है, जिसमें पाकिस्तानी मेड दवाइयां भी हैं। और ये साफ बताती हैं कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में दरअंदाजी करवा रहा है मिलिटेंट्स को और ट्रेनिंग देकर के उन्हें यहां पर बर्बादी के लिए भेजता है, नुकसान करने के लिए भेजता है। ये सच्चाई सबके सामने, लेकिन 5 के 5 को ढेर कर दिया गया है। हालांकि इस मुठभेड़ में हमारे बहादुर अफवाज भी शहीद हुए हैं। उनमें खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के और 3 आर्मी के जवान थे। मुठभेड़ की जानकारी SSP कुपवाड़ा ने दी है और बताया कि 48 घंटे तक चला यह ऑपरेशन काफी मुश्किलों भरा था। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ। सैयद तजम्मुल, एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को। देखिए इमरान, 20 और 21 मार्च को जिस तरह से ये झड़प काफी घंटों तक जारी रही, जिसके बाद फौज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और राष्ट्रीय राइफल्स ने हलमतपोरा और उसके आसपास के इलाके को घेरे में लेने के बाद जिस तरह से तलाशी कार्रवाई चली और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस कुपवाड़ा शमशेर हुसैन ने तफसीला देते हुए आपसे कुछ देर पहले जरा इब्लाग को कुपवाड़ा में बताया कि ऑपरेशन काफी मुश्किल था और मुश्किल हालात में जवानों ने जिस तरह से ऑपरेशन को कंक्लूड करके कामयाबियां हासिल की। लेकिन इमरान, इसमें सोचने वाली बात यह होगी कि जो हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें AK-47 राइफलों की जो तादाद है वो 19 दर्जन के करीब है और 5 से ज्यादा पिस्टल रिकवर होने के बाद पाउच, मैगजीन, खाने पीने की चीजें और काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इनके पास से रिकवर हुए हैं, ऐसा साफ लग रहा है कि ये जो ऑपरेशन था ये ताजा इन्फिल्ट्रेशन LAT की जवानों की तरफ से हुई थी, जिसके बाद कुपवाड़ा के हलमतपोरा और आसपास के इलाकों में इन लोगों ने, अब देखना होगा कि 5 हथियार जब आप ले रहे हैं उसके बाद 5 पिस्टल साथ में है, हैंड ग्रेनेड की बड़ी तादाद है, यानी इसका मतलब यह होगा कि एक बड़ा ग्रुप था जो दरअंदाजी करने के बाद इस तरफ शुमाली कश्मीर में दाखिल होने में कामयाब हुआ। और उसके बाद जिस तरह से
कुपवाड़ा, जचलडारा, हंदवाड़ा आसपास के इलाकों में कई महीनों से लगातार हमने मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी। साफ तौर पर लग रहा है कि जैश, एलईडी, हिजब और बाकी तंजीमें जो है, यहाँ तक अलबदर से वाबस्ता कुछ मिलिटेंट भी इस इलाके में अभी तक मारे जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी जो उन्होंने बर्फ पिघलने से पहले इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन करके इस तरफ कदम रखा था, लेकिन बर वक्त फोर्सेज की इस कार्रवाई से जिस तरह से हम एक बहुत बड़ा हमला होने के फराक में जिस तरह से मिलिटेंट थे, उस वो हमला तो टल गया, लेकिन जितने घंटों तक झड़पें चली, देखने वाली बात होगी कि कितने तरबियत के साथ ये जवान जो है सरहद के उस तरफ से इस तरफ आने में कामयाब हुए। लेकिन जो रिकवरी हुई है, ये काफी तादाद में जिस तरह से हथियार वगैरह बरामद किए, मुझे याद है कि 1996 से कबल जब ऑपरेशन चलाए जाते थे तो इतनी बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद वगैरह बरामद होता रहा, लेकिन तवील इंतजार के बाद इतनी बड़ी कामयाबी फोर्सेस के लिए जहां एक बहुत बड़ी कामयाबी है, वहीं तहफुज के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज भी होगा। और आने वाले दिनों में अगर इतना सारा हथियार लेकर मिलिटेंट इस तरफ दाखिल होने में कामयाब हुए तो सरहद पर जो फौज या सेना के जवान जो तैनात थे वो उस वक्त कहां थे और किस तरह से इतनी बड़ी इन्फिल्ट्रेशन और हथियार यहां पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, लेकिन लगातार इस तरह की कार्रवाई चल रही है। ऑपरेशन ऑल आउट अभी भी जारी है और उसके तहत ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है जम्मू कश्मीर में। और अगर हम बात करते हैं तो ये साफ बताती भी है सैयद तजम्मुल कि किस तरह से पड़ोस से ट्रेनिंग मिल रही है, सामान मिल रहा है और तमाम असलहे मिल रहे हैं जो यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये 1987 से लेकर अब 2018 हुआ, काफी वक्त बीत गया, काफी सारी बातें हुई और उससे पहले पठानकोट जैसे वाकयात हुए, जिसके बाद हमसाय मुल्क को सबूत देने की कोशिश की गई और बैनुल अक़वामी फोरम में जिस तरह से बातें उठती रही कि हमसाय मुल्क जो है ये किस तरह से दरअंदाजी करके इन जवानों के हाथों में हथियार देकर इस तरफ पहुंचाते हैं, जिसके बाद कम वक्त में जिस तरह से अभी हमने देखा कि कुछ महीने से एक मिलिटेंट तो हफ्ता पहले गया था और हफ्ते के बाद मारा गया, कुछ मिलिटेंट महीना पहले, साल पहले ज्वाइन किए थे। यानी हथियार पहुंचाने का जरिया जो है पाकिस्तान अच्छे से कर रहा है और बाकी रिक्रूटमेंट का काम जो है वो यहाँ पे जो इनके नेटवर्क है वो। शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस पूरी बातचीत के लिए आपका श्रीनगर से। इधर उड़ी में चौथी जमात के तालिब इल्म फैसल अहमद की उसकी टीचर ने बेरहमी से पिटाई कर दी। सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे तालिब इल्म की बेरहम टीचर ने छड़ी से इतनी पिटाई की कि उसकी आंख शदीद तौर पर जख्मी हो गई। जख्मी मासूम को इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस वाकये ने उन गरीब बच्चों और उनके अहले खाना के अंदर खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि उनके पास सरकारी स्कूल में पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। इंतजामिया ने मामले को संगीन मानते हुए मुल्जिम टीचर को मुअत्तल कर दिया है और साथ ही इब्तिदाई जांच के अहकाम दिए हैं। जी सर, गलत हुआ, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था कोई भी बच्चे के साथ ऐसा। बच्चे तो सबके बच्चे ही होते हैं ना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बच्चे को मारने का। मैं एज ए पॉइंटर यूज़ कर रही थी बोर्ड। मैं बच्चों को टेबल पढ़ा रही थी, 4th क्लास के बच्चे थे, मैं उनको टेबल रीडिंग करवा रही थी एज ए पॉइंटर के साथ। तो मैंने बच्चे को सिट डाउन कहा और पॉइंटर जो है आगे से स्ट्रक हो गया और वो बच्चे की आंख में जा लगा। जब पॉइंटर बच्चे की आंख में लगा तो मैंने बच्चे को देखा, बच्चा ठीक था, उतना मसला उस टाइम नहीं था। तो मैंने फिर भी हेडमास्टर की नोटिस में ये बात लाई। तो मैंने बच्चे से कहा कि आप जाओ, उसकी माँ से कहा कि इसको ले जाओ डॉक्टर के साथ, जितना खर्चा होगा मैं खुद करूँगी। और नशे के खिलाफ पुलिस की धरपकड़ जारी है और इसी मुहिम के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस मुहिम के तहत पुलिस ने जम्मू के बहुफोर्ट इलाके में 1800 ग्राम हेरोइन बरामद की। इस बात की जानकारी एसपी साउथ संदीप चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि बरामद की गई हेरोइन की कीमत करोड़ों है और इस मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शिनाख्त कुलबीर सिंह, परमजीत सिंह और संदीप सिंह के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि हेरोइन के अलावा मुलजिमीन के पास से 2,35,000 कैश भी बरामद किया गया है। मुलजिमीन के खिलाफ एनडीपीसी के एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कल जम्मू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है उसमें हमारे डीजीपी साहब, हमारे आईजीपी साहब दोनों का एक प्रायोरिटी एरिया है ड्रग्स, उसमें अच्छी कामयाबी हमें प्राप्त हुई है। हमारे एसएसपी विवेक गुप्ता जी जब से उन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने हमारी काफी हौसला अफजाई की है इन कामों में कि आप ड्रग्स के साथ आयरन हैंड से डील करें। तो कल हमें एक अच्छी कामयाबी प्राप्त हुई जिसमें हमें 1800 ग्राम हेरोइन 3 लोगों की पोजीशन से मिली। 2,35,000 रुपए कैश भी उनकी पोजीशन से वहां पे बरामद हुआ और ये जो अरेस्ट हुए थे ये छन्नी पुली एरिया जो है त्रिकुटा नगर का, वहां से हुआ।
इधर पुंछ के बालाकोट सेक्टर में फायरिंग में जख्मी 6 साला महरीन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी फायरिंग में महरीन के वालिदैन समेत एक ही घर के 5 अफराद हलाक हो गए थे। महरीन का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। महरीन घर वालों को खोने के बाद सदमे में है। महरीन को जब भी होश आता है उसके मुंह से मां की लिए चीखें निकल रही हैं। आईसीयू में भर्ती महरीन की डॉक्टर फिलहाल हालत में सुधार बता रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत में सुधार है, लेकिन गहरा सदमा है और वो अपनी मां को पुकार रही है। जब वो मां चिल्लाती तो अस्पताल में दीगर मरीजों और तीमारदारों का कलेजा फट जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बालाकोट में जो ट्रेजिक इंसिडेंस हुआ, इसके 2 पेशेंट हमने रिसीव किए थे जो वहां से एयरलिफ्ट हुए थे। इसमें जो बड़ी बच्ची है जिसकी एज 11 साल है, वो उसको सुपरफिशियल इंजरीज हैं, वो स्टेबल है और यहाँ डिजास्टर वार्ड में हमारे अंडर ट्रीटमेंट है। और जो दूसरी बच्ची है वो 6 साल की है, उसको सीरियस इंजरी थी। उसको पैलेट जो है वो एब्डामन में पेर्स कर गया था, जिसकी वजह से उसके लिवर की इंजरी थी। उसका इमीडिएटली ऑपरेशन हुआ है और वो उसके बाद ऑपरेशन के बाद उसको आईसीयू में रखा गया है। आज उसका 4था पोस्ट ऑपरेटिव डे है और वो दिन ब दिन अच्छी रिकवरी कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। श्रीनगर के HTM में सीआरपीएफ की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। आईजी सीआरपीएफ रविदीप शाही इस टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने पहुंचे थे। जी मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर, अगर हम बात करते हैं सीआरपीएफ राजेश यादव ने बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से नेशनल सीआरपीएफ टीम के खिलाड़ियों के इंतखाबात के लिए आसानी होती है। देखिए, खेल कूद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो सीआरपीएफ में एक रेगुलर फीचर है। हमारी सभी बटालियंस यहाँ पर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, सीआई ऑप्स है, इन सब ड्यूटीज़ के लिए आरओपी के लिए डिप्लॉयड हैं। बट फिर भी एक हमारा एनुअल करिकुलम है जिसमें सभी एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी डिसिप्लिन के स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे वो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल हो, एथलेटिक्स हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो। तो ये यहाँ की जितनी बटालियंस डिप्लॉयड हैं जो ऑपरेशनल थिएटर में है श्रीनगर सेक्टर में, उनका ये टूर्नामेंट चल रहा है। अभी पीछे हमने जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे बास्केटबॉल टूर्नामेंट करवाया था और ये 19 तारीख से यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। आउट ऑफ 23 बटालियंस एंड 1 ग्रुप सेंटर, टोटल 24 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो डिफरेंट पूल्स बने थे। पहले पूल मैचेस के बाद कल यहाँ सेमीफाइनल्स हुए और आज इसका फाइनल मैच हो रहा है जो 115 बटालियन और 161 बटालियन के बीच में खेला जा रहा है। लास्ट ईयर भी इसी इवेंट में, इसी डिसिप्लिन में यही दोनों बटालियन फाइनल में आई थी और इस साल भी यही दोनों बटालियन आई। तो आखिर पे इनामात वगैरह के बाद जवानों की हौसला अफजाई कैसे होती है सीनियर अफसरान की मौजूदगी में? डेफिनेटली आज हमारे चीफ गेस्ट जो हैं श्री रविदीप सिंह साई, आईजी श्रीनगर सेक्टर हैं हमारे सीआरपीएफ के, वो चीफ गेस्ट हैं। ये मैच खत्म होने के बाद रनर्स एंड विनर्स अप की ट्रॉफीज दी जाएंगी और बाकी जवानों को यूनिट लेवल पे इनके रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और जो जवान इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उन्हीं में से पूरे टूर्नामेंट्स में अच्छे प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए जाएंगे, दे विल रिप्रेजेंट द सेक्टर फर्दर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नर्सरी होगा, उसके बाद स्कूल के जो मुकाबले होंगे बाइडी लेवल के होंगे, उसमें ये खिलाड़ी जाएंगे जो आउटस्टैंडिंग होंगे। बिल्कुल, ये हमारे सेक्टर की यहाँ से एक ऑफ सेक्टर की टीम बन जाती है, फिर वो इंटर सेक्टर जो टूर्नामेंट है उसके लिए, और आगे भी हम जो अच्छा पोटेंशियल प्लेयर्स हैं उन्हें यहीं से लेते हैं। और जम्मू में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया जिसमें भारी तादाद में फुटपाथ पर से सामान को जब्त किया गया। इस ड्राइव से पैदल चलने वालों को काफी सहूलत मिली। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेशन ने गैरकानूनी तौर पर फुटपाथ पर काम कर रहे रोहिंग्याओं को भी हटाया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने रोड पर से गैरकानूनी तौर पर कब्जे को हटाने का हुक्म दिया था और इसी के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह ड्राइव चलाई है। इधर पंपोर के करंचू में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं जबरदस्त तरीके से, और उन्होंने एहतजाज भी किया। अब एहतजाज में बड़ी तादाद में बड़ों और बच्चों ने हिस्सा लिया। लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालिका महकमे से साफ पानी की सप्लाई का मुतालबा भी किया। और शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज के दिन यानी 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। आज उनके शहीदी दिवस के मौके पर पूरे मुल्क में उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। इस दौरान जम्मू में भगत सिंह चौक पर शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस मौके पर तीनों शहीदों को
खिराज अकीदत पेश की गई और उनकी शहादत को याद किया गया। इस मौके पर आज़ादी के लिए दी गई उनकी कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई और नई नस्ल को उनसे सबक लेने की अपील की गई। पट्टन के लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को सिर्फ जुमला करार दिया है। उनका कहना है कि जब पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है और पट्टन के मदन मोहल्ला में क्यों नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आज भी इस इलाके में पुराने जमाने के टॉयलेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इलाके में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने बीडीओ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो कई बार बीडीओ से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया से कार्रवाई करने की उन्होंने अपील भी की है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से नए जोश के साथ ट्यूलिप गार्डन के इस्तकबाल के लिए तैयार है। वैसे तो ट्यूलिप गार्डन हर साल बाज़ाब्ता तौर पर 25 मार्च को खुलता है, लेकिन इस साल वक्त से पहले ही आप इसके फूलों का दीदार कर सकते हैं। इसके पहले ही सयाहों के लिए इसे खोल दिया गया है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर शहर से 9 किलोमीटर दूर डल झील के सामने वाक़ है। इस गार्डन में सीधी कतारों में हजारों रंग के फूल मौजूद हैं जो किसी के भी दिल में फूलों के हुस्न के दीदार की ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं। और नेशनल आयुष मिशन के तहत डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम की जानिब से श्रीनगर में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के तहत आयुर्वेदिक एंजाइमल थेरेपीज को फरोग देने के लिए एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। साथ ही लोगों को आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बेदार भी किया गया। इस मौके पर तकरीबन 126 मरीजों का मुफ्त में इलाज किया गया। इधर श्रीनगर में 2 रोजा डाइजेस्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजों के असातिज़ा ने शिरकत की और इस मौके पर असातिज़ा को कुदरती आफात के दौरान हालात को काबू में कैसे करना है उससे बचने के लिए तरबियत भी दी गई।